मुकालमा टीवी एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज बुनियादी तौर पर मैंने जो एशियन डेवलपमेंट बैंक की ताज़ा एशियन डेवलपमेंट आउटलुक सामने आई है, उसके बारे में आपसे बात करनी है। उस रिपोर्ट के अंदर बड़ी एक डिटेल्ड रिपोर्ट है। उसमें पाकिस्तान के ऊपर एक पूरा चैप्टर है और उस चैप्टर में एक स्पेसिफिकली पाकिस्तान का जो आउटलुक है उसके बारे में बात की गई है। सबसे पहले तो मैं आपको उसकी चीदा चीदा चीज़ें बताना चाहता हूँ, उसके बाद उसके ऊपर एनालिसिस के ऊपर मैं आऊँगा। एक तो उन्होंने पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट है उसको कम कर दिया है। पाकिस्तान की जो ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल ने ग्रोथ रेट का जो टारगेट रखा है वो 3.5% है। अब जो एशियाई तरक्याती बैंक है वो ये कह रहे हैं कि ये ग्रोथ कम होकर 1.9% को टच करेगी। ये ग्रोथ पिछले साल, मैं याद दहानी के लिए आपको याद करवाना चाहता हूं कि 0.3% थी और ये प्रोविजनल नंबर था, ये पहला नंबर था। अब ये जब इसको फाइनल किया जाएगा और नवंबर में इसको फाइनल कर लिया जाएगा तो मैं आपको बता सकता हूं कि ये जो ग्रोथ पॉजिटिव दिखाई गई थी 0.3%, ये पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव में जा चुकी होगी। ये मैं आपको बता रहा हूं, आप देख लीजिएगा। उस टाइम तक जो पिछले साल की ग्रोथ का नंबर फाइनल आएगा वो नेगेटिव हो चुका होगा। अच्छा, अगले साल की ये जो फाइनेंशियल ईयर गुजर रहा है 2023-24, इसकी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और वो ये है कि 3.5 का टारगेट था और एडीबी ये कह रहा है कि ये 1.9% होगी। अच्छा, रीजनल और जो पीयर कंट्रीज हैं मैं उनका जिक्र करना चाहता हूं। उनकी जो एवरेज ग्रोथ है इसमें सेंट्रल एशिया और एशिया साउथ एशिया दोनों ममालिक ये खित्ते शामिल हैं, उसकी एवरेज ग्रोथ इन सब की मिलाकर 5.4% के लगभग होगी। तो मतलब क्या है? मतलब सीधा सा मैं आपको बताना चाहता हूं, एशिया में, साउथ एशिया में, सेंट्रल एशिया में पाकिस्तान पीछे रह गया है। हमसे इंडिया, चाइना तो ऑफ कोर्स, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, ये सारे आगे निकल चुके हैं, पीछे रह गए हैं हम। ग्रोथ नहीं है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, इकोनॉमी के अंदर वैल्यू एडिशन कोई नहीं है। उसके मुकाबले में जो इन्फ्लेशन है, वो सरकार ने जो टारगेट रखा हुआ है वो 21% है। एडीबी ने ये कहा है कि वो 25% को टच कर जाएगी इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन से मुराद क्या है? महंगाई बढ़ने की शरह 25% ऑन एवरेज महंगाई जो है वो होगी। अब आप देख लीजिएगा, ज़्यादा अरसे तक ये जो डिस्काउंट रेट या पॉलिसी रेट है इसको बरकरार रखना मुश्किल हो जाएगा। ये लास्ट टाइम भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इनकार करती रहे, लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की ख्वाहिश पर 22% पर इसको बरकरार रखा गया। ये आगे चलकर शायद इसको बरकरार रखना मुमकिन नहीं होगा। तो लो ग्रोथ, हायर इन्फ्लेशन, मतलब क्या है इसका? आम आदमी की जुबान में इसका मतलब ये है कि रोजगार के मौके मजीद सुकड़ेंगे, गुर्बत में इजाफा होगा। ये दो क्रक्स आम आदमी की जिंदगी में उसको नजर आएंगे और उसकी बुनियादी वजह आईएमएफ, ये जो एशियाई तरक्याती बैंक है, ये उसको
कह भी रहा है कि एक तो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और ये जो आईएमएफ का प्रोग्राम है इसको तवातर के साथ चलाना बड़ा ज़रूरी है। अगर हम तवातर के साथ नहीं चलाएंगे तो दोबारा से जो रिजर्व्स हैं वो ज़्यादा तेज़ी के साथ नीचे आएंगे। तो अभी आप ये देखें कि ये जो केयर टेकर सेटअप आया है इसके 5 हफ्तों के दौरान कोई 1.2 बिलियन डॉलर्स के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स गिर गए हैं। तो रिजर्व्स गिरना शुरू कर रहे हैं और मुश्किलात के अंदर इजाफा आपको नजर आ रहा है। चीजें आसानी की तरफ नहीं बढ़ रही, चीजें मुश्किल की तरफ जो है वो जानी शुरू हो गई हैं। और मैं आपको बताऊं, कल सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी और फाइनेंस की मीटिंग भी थी, वो भी बड़ी दिलचस्प थी। सबसे पहले तो फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने तकलीफ गवारा नहीं की कि वो उस मीटिंग के दौरान तशरीफ लेकर आती। सेक्रेटरी फाइनेंस बैठे हुए थे और उस पूरी मीटिंग का एक मैसेज था। वो मैसेज ये था कि सरकार के खजाने में पैसे कोई नहीं है, ना कश्मीर के लिए पैसे हैं, अत्ता के आप अंदाजा लगाएं एक मदीना फ्लोर मिल कोई नौशहरा के पास है, उसके 26 लाख रुपए पेंडिंग पड़े हुए हैं। कोई 2017 से कोई सब्सिडी दी, उन्होंने एक्सपोर्ट किया था और वो पैसे, मैं हैरान हुआ कि पहले तो उसकी समझ नहीं आ रही थी, समझ आई भी जब तो 26 लाख रुपए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्लियरली कह रही थी कि हमारे पास एक पैसा भी नहीं है सब्सिडी देने के लिए। लाउड एंड क्लियर मैसेज। उसके साथ साथ आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर दोबारा आए वहां पे और उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की। मैं समझता हूं कि मुझे समझ नहीं आ रही कि उसको मैं किस तरह से बयान करूं। वो कह रहे थे कि आपने नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड में एक फार्मूला तय किया हुआ है, उस फार्मूला के तहत आप पैसे, फेडरल डिविजिबल पूल है उसके तहत फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट और स्पेशल जो इलाके हैं उनका हिस्सा है। हम कुछ मुतालबा नहीं कर रहे, अगर आपके रेवेन्यू में कमी आ रही है तो उसमें कट लग जाएगा, आप उस फार्मूला के मुताबिक जो पैसे बनते हैं वो दे दें। एक तो उनका ये मुतालबा था। दूसरा उनका नेट हाइडल प्रॉफिट का मुतालबा था। वो कहते हैं जी कि बिजली 26 से 2700 मेगावाट हमारे इलाके में जो डैम्स बने हुए हैं उनसे हासिल हो रही है और उसके मुकाबले में हमें उसका हिस्सा नहीं दिया जा रहा। जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी है उन्होंने इस पे एक सब कमेटी बना दी है। सादिया अब्बासी जो सीनेटर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, और जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी सिस्टर हैं अब्बासी साहब की, तो उनकी सरबराही में ये कमेटी बनी है और वो इसको इशू को दोनों साइड्स को सुन के अपनी रिपोर्ट मेन जो कमेटी है उसके सामने रखेंगे। इसके अलावा जो तीसरा इशू बड़ा इंपॉर्टेंट था वो सोलर पैनल मंगवाए गए हैं और कोई 70 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। आप ये देखें कि 72 अरब रुपए का इंपोर्ट किया गया पिछले 4 से 5 साल के दौरान और उसको 45 अरब रुपए में लोकल मार्केट में फरोख्त किया गया। तो इसका मतलब ये है कि डॉलर्स बाहर भिजवाए जा रहे थे और मेनली ये चाइना से इंपोर्ट हो रहे थे और पैसे कहां भिजवाए जा रहे थे? बम्बे यानी दिल्ली, अपना दुबई और सिंगापुर। समझ नहीं आई। ये ट्रांजैक्शन बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग का बिल्कुल क्लियर कट केस है। पेशावर की 2 पार्टीज हैं जो एक ही बिल्डिंग में रहती थी, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। लेकिन बात यहां पे नहीं है। शायद ये फ्रंट मैन हो और पीछे कोई और हो। इस पे
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को और एफबीआर को इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है, ताकि पूरे हकायक सामने फ्रंटमैन ना सिर्फ आए बल्कि जो पीछे लोग हैं वो भी इसमें सामने आए, ताकि इस तरह की मनी लॉन्ड्रिंग जो पाकिस्तान के डॉलर्स को ले जाने के लिए है उसका तदारक किया जा सके, कला कमा किया जा सके और लोगों के खिलाफ एक्शन भी हो। ये सिर्फ बातों तक और फाइल्स के अंदर ही मामला खत्म ना हो जाए। 2 घंटे की मीटिंग थी, हर तरफ मायूसी और इस तरह की बातें हैं कि जिसमें चीज़ों को चलाना और मैनेज करना भी मुश्किल है, खासकर फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा और SAPM ऑन फाइनेंस तशरीफ लेकर नहीं आए। क्यों? उसकी वजह यह है कि शायद उनके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। वो भी डंग टपाऊ काम और अपना अरसा गुजारने की कोशिशों में मसरूफ हैं, हल की तरफ वो भी नहीं जा रहे, पैच वर्क भी नहीं कर पा रहे। तो इस तरह की मुश्किल जो है वो मैंने आपके सामने रख दी है। एशियाई तरक्याती बैंक का भी जो लेटेस्ट पाकिस्तान के बारे में प्रोजेक्शन है आपके सामने रख दी हैं। अब एज इंडिविजुअल हम सब का फर्ज है कि हम डॉलर्स में कुछ कमाने की कोशिश करें, ताकि डॉलर्स लेकर आए मुल्क के अंदर तो इस मुल्क की कोई खिदमत हो। नए वीलॉग तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।